वो अपनी गाड़ी में बैठा लैपटॉप पर आइस कपल स्केटिंग डांस देख रहा था। वो खुद भी लंदन में इस डांस मुकाबले में कई बार हिस्सा लेकर जीत चुका था। शावेज खानजादा, जिसके हाई आईक्यू लेवल से आज तक सब मुतासिर थे, वो न जाने क्या कुछ जानता था। डांस, एक्टिंग, इसके अलावा उसके अपने होटल्स थे जिन पर वो एक शेफ के तौर पर काम भी करता था। उसके हाथ के बनाए हुए खाने को बहुत पसंद किया जाता था और वो दुनिया जहाँ की मुख्तलिफ खाने बनाना जानता था। डांस खत्म होने के बाद उसने लैपटॉप बंद किया और बाहर की जानिब देखने लगा। कुछ देर में वो होटल के सामने मौजूद था। अभी वो जाकर अपने दफ्तर में बैठा ही था कि सामने लगे कैमरे में मंजर देखकर चौंक गया। उसके दफ्तर के बाहर एक लड़की अंदर आने के लिए मिन्नत समाजत कर रही थी, लेकिन उसका मैनेजर उससे अंदर नहीं आने दे रहा था। उसने इंटरकॉम पर मैनेजर से उसे अंदर भेजने को कहा तो 1 मिनट में वो लड़की कमरे में मौजूद थी। सर पर हिजाब किए, मेकअप से मुबर्रा, सुर्ख व सफ़ेद चेहरा और जहानत से भरपूर स्याह आंखें जगमगा रही थीं। यस मिस, क्या चाहिए आपको? शावेज खानजादा ने सपाट लहजे में पूछा। मेरा नाम जुमल खान है और सर मुझे जॉब की ज़रूरत है। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, प्लीज़ मुझे अपने होटल में रख लीजिए। पता है, मेरे खाने को पूरे ख़ानदान में पसंद किया जाता था और लोग तो आकर मुझसे रेसिपी पूछते हैं। प्लीज़ सर मुझे रख लीजिए, मुझे जॉब की सख्त ज़रूरत है। वो लब कुचलते हुए बोली, मिस जुमल खान, क्या आप संजीदगी से समझती हैं कि आप मेरे 7 स्टार होटल की शेफ़ बनेंगी? आप जानती भी हैं कि मेरे होटल के शेफ़ बड़े बड़े 5 स्टार होटल में काम कर चुके हैं। इसके अलावा कई बार वो लोग मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेकर जीत भी चुके हैं और मुझे जीतने वाले लोग पसंद हैं। इसीलिए मैं ऐसे लोगों को ही अपने यहाँ जगह देता हूँ। और आप घर में खाना पकाने वाली मेरे होटल में काम करेंगी? वो उठकर खड़ा होते हुए इस्तहज़ाइया अंदाज में बोला, सर प्लीज़ एक मौका दे दीजिए। वो जल्दी से उसके सामने होते हुए बोली, मेरा और अपना वक्त ज़ाया मत कीजिए। शायद आपके पास बहुत वक्त होगा, मगर मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मेरे फ़ॉरेन से कुछ गेस्ट आ रहे हैं और उन्होंने मेरे होटल का खाना ट्राई करना है, तो इसीलिए मुझे वो सब देखना है। सो प्लीज़ आप जा सकती हैं। वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला और फिर बाहर निकल गया। सर मुझे भी अपने साथ काम करने का मौका दीजिए ना। मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई की हैं और बहुत कुछ सीखा है। मैंने नेट से लिया है और इसमें मैं खुद भी अपने तजुर्बात करती रहती हूँ, जो कि काफ़ी कामयाब रहता है। प्लीज़ सर आज के दिन मौका दे दीजिए, हो सकता है आपके फ़ॉरेन गेस्ट को मेरा खाना पसंद आ जाए। वो उसके पीछे चलते हुए तेज़ तेज़ लहजे में बोल रही थी, मुझे लगता है कि आपका दिमाग ख़राब हो गया है मिस। शायद आपको समझ नहीं आ रही कि मैंने आपसे कहा है कि आप यहाँ से जा सकती हैं। इससे पहले कि मैं आपको गार्ड्स को बुलाकर यहाँ से निकालूं, आपके लिए बेहतर है कि आप चुपचाप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। वो बिना रुके सर्द लहजे में बोलता आगे बढ़ गया। वो वहाँ के किचन के सामने पड़े हुए बेंच पे बैठ गई। शावेज काम करते हुए गाहे बगाहे उसी को देख रहा था, जो कि मुस्तरब सी कभी उठकर टहलने लगती और कभी बैठ जाती। मीठे में गुलाब जामुन, व्हाट द हेल, ये किसने ऐड किया है? वो खाने की लिस्ट देखते देखते एकदम से मुड़ते हुए बोला, सर जो मेन्यू लिस्ट भेजी थी उसमें यही था। ओ माय गॉड, जस्ट गुलाब जामुन? यहाँ कोई मिठाई की दुकान है जो हम ये बनाएंगे? इसके अलावा ट्राइफल हो सकते हैं। वो नागवाई से बोला, सर ये कस्टर्ड के साथ इन्होंने कहा है। इन्होंने एक शादी अटेंड की थी तो उसमें कस्टर्ड के साथ ये वाले गुलाब जामुन थे, तो इसीलिए ये साथ रखने को कहा है और मैंने ज़ियाद से बोल दिया कि वो बाहर से गुलाब जामुन ले आएंगे। उसका शेफ जल्दी से बोला, दिमाग ख़राब हो गया है तुम लोगों का? तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि मैं कभी धोखा नहीं देता, उनसे झूठ बोलूँगा मैं? वो तख्त लज्जे में बोला, सर आपको गुलाब जामुन बनाने नहीं आते क्या? उसके शेफ ने झिझकते हुए पूछा। ऐसी डिमांड कभी हुई नहीं है और मैंने ये ट्राई नहीं किया, वरना कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। मगर मुझे हैरत तुम लोगों के ऊपर होती है कि तुम लोग इतना छोटा छोटा काम नहीं सीख सके। वो सर झटक कर बेजारी से बोला, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। पीछे से उसी लड़की की आवाज़ आई तो वो एक झटके से मुड़कर उसे देखने लगा। सच में कर सकती हूँ, बहुत अच्छे बनेंगे, प्लीज़ एक मौका दे दीजिए। वो जल्दी से पास आकर चमकती आंखों से बोली तो वो एक पल के लिए जैसे मेस्मराइज सा हो गया। ओके, कितनी देर में बना लोगी? उसने घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। पहले थोड़ा सा आपको बना के दिखाती हूँ ना, और फिर उसके बाद आप सब मेरी मदद कर दीजिएगा अगर ज़्यादा चाहिए तो। वो जल्दी जल्दी बोली, नहीं ज़्यादा नहीं चाहिए, उन्होंने सिर्फ खाना टेस्ट करने आना है और फिर नेक्स्ट वीक उनका फंक्शन है जिसमें ये सब खाना शामिल होगा। वो बोला, ओके नो प्रॉब्लम, आप आधा घंटा दीजिए, ये मैं बना लूँगी।
वो एक्साइटेड अंदाज में बोली और फिर जल्दी जल्दी से वो अपने हाथ चलाने लगी। सब लोग अपना काम छोड़कर दिलचस्पी से गुलाब जामुन बनते हुए देख रहे थे। फिर उसने आधे घंटे में गुलाब जामुन बनाए और उसके सामने बाउल में डालकर रखे तो वो थूक निगलते उन्हें देखने लगा। उससे बचपन से ही मिठाई जैसी चीज़ों से चिढ़ थी। फिर उसने प्लेट में निकालकर थोड़ा सा चखा तो वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। वो कुछ देर मुंह हिलाए बगैर उसके जायके के बारे में सोचता रहा और फिर उसकी तरफ देखा, जो कि इश्तियाक भरी निगाहों से उसी के जवाब की मुंतज़िर थी। अच्छा बनाए ना? वो एक्साइटेड लहजी ने बोली। अच्छा है, वो मुख्तसर जवाब देते हुए टिश्यू से अपना मुंह साफ करने लगा। रियली? तो मेरी जॉब पक्की? वो चिल्लाकर बोली। मैंने ऐसा कब कहा? ये सिर्फ एक मामूली से गुलाब जामुन से जो मेरा स्टाफ भी ट्राई करता तो बन सकते थे, मगर ये सबके सब लेजी हैं, इतने छोटे मोटे काम करना नहीं चाहते। फिर भी तुम्हारा और इनका कोई मुकाबला नहीं है। वो जल्दी से बोला। मैंने आपकी हेल्प की और बजाय एहसान मानने के मुझे फिर से जॉब नहीं दे रहे। दिस इज़ नॉट फेयर। वो नुरुठे अंदाज में बोली। मैं मानता हूँ कि आपने मेरी मदद की, लेकिन उसके एवज में मैं आपको पैसे दे सकता हूँ, जॉब नहीं। वो तेज़ लहजे में बोलता आगे बढ़ने लगा तो वो जल्दी से उसके सामने बाहें फैलाकर खड़ी हो गई। मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, मुझे जॉब चाहिए। और अगर आपको लगता है ना कि आपका स्टाफ इतना ही माहिर है खाने में, तो ठीक है, मुकाबला कर लीजिए। मैं अपनी 1-2 डिशेस बनाऊंगी और आपके फॉरेन गेस्ट के सामने पेश करूंगी। ये ग्रिल्ड फिश है ना, और मैं इसी तरह बनाऊंगी अपने स्टाइल से, और आप इनके सामने दोनों ही रखेंगे और फिर देखते हैं कि उन्हें कौन सी पसंद आती है। वो जल्दी से बोली। शावेज खानजादा ने आंखें सुकेड़कर उस लड़की को देखा। इतना कॉन्फिडेंस है तुम्हारे अंदर? अच्छा लगा मुझे देखकर। चलो ठीक है, मौका देता हूँ तुम्हें एक। तुम अकेले सिर्फ एक ग्रिल्ड फिश बनाओगी। तुम्हारे पास वक्त है सिर्फ 1 घंटे का। उसने घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। डन, और अगर अच्छा लगा उन्हें तो आप मुझे जॉब देंगे? वो जल्दी से बोली। रिजल्ट आने के बाद आपको फैसला सुना दिया जाएगा। वो इत्मीनान से बोला और बाहर निकल गया। फिर 1 घंटे के बाद वो वापस आया तो उसने फिश तैयार कर ली थी। मैं ये चखूंगा नहीं, और ये डायरेक्ट मेहमानों के पास पहुंचेगी, वहीं फैसला करेंगे, और वो तुम लेकर जाओगी, और तुम्हें जो कहना है वहां जाकर कहना। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। वो इत्मीनान से बोला। फिर कुछ देर के बाद वो फिश लेकर हाजिर हुई और मेहमानों के सामने पेश की तो वो हैरानगी से शावेज खानजादा को देखने लगे। दरअसल ये लड़की पहली बार मेरे होटल आई है और ये चाहती है कि इसकी बनाई हुई फिश को चखें। आप डिसाइड करेंगे मेरे बेस्ट शेफ की बनाई हुई फिश अच्छी है या इनकी। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला। वाओ, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात हो गई। चलें देखते हैं। अगर तो ये अच्छी लगी ना तो मेरे बेटे की शादी में यही चलेगी, मिस्टर साजिद राना ने कहा। उसने बड़े मुहज्जब अंदाज में प्लेट में अपनी फिश को सर्व किया। मिस्टर साजिद राना के साथ साथ उनके बाकी के घर वालों ने बारी बारी टेस्ट किया तो वो एक दूसरे को देखने लगे। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है शावेज साहब, हमें यही फिश चाहिए, साजिद राना ने कहा तो शावेज एकदम से सीधा होकर बैठ गया और बेयकीनी से उसकी तरफ देखा, जिसका चेहरा खिल उठा था। प्लीज़ आप भी चक्कर देखिए, साजिद राना ने कहा। तो उसने जल्दी से प्लेट में डालकर टेस्ट किया तो वो काफ़ी मज़ेदार थी। वो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। सर, आप सर से बोलिए ना कि आप मुझे जॉब पर रख लें। क्यों नहीं बेटा जी, शावेज साहब इस लड़की के हाथ में बहुत अच्छा जायका है, इसे जॉब पे रखिए। तो शावेज लब भींच कर रह गया। फिर वो उसे दफ्तर भेजकर मेहमानों के साथ बातें करने लगा। मेहमानों के जाने के बाद वो अपने दफ्तर आया तो वो बड़े इत्मीनान से उसकी रॉकिंग चेयर पर बैठी झूल रही थी, और उसे देखते ही वो जल्दी से हड़बड़ाकर उठकर खड़ी हो गई। सॉरी सर, आपकी चेयर बहुत अच्छी है, वो जल्दी से बोली। वो चलता हुआ उसके पास आया और संजीदगी से उसे देखने लगा। नाइस, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़बरदस्त है। इससे तुम्हें मुतासिर हुआ ही था, मगर तुम्हारे हाथ के जायके से भी मुतासिर हुआ। तुमने तो मेरे बड़े से बड़े शेफ को पीछे छोड़ दिया। नाइस, सो वेलकम इन माय टीम मिस खान। वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला तो उसने जल्दी से हाथ मिलाया। थैंक यू सर, और मैं कल टाइम पर जॉब पर आ जाऊंगी। वो कहते हुए जल्दी से अपना बैग कंधे पर डालकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। रुक जाओ, उसने एकदम पुकारा तो वो मुड़कर उससे सवालिया निगाहों से देखने लगी। तुमने पे के बारे में तो पूछा ही नहीं, वो हैरानगी से बोला। सर, मुझे पता है आप सबको इतनी अच्छी पे देते हैं तो मुझे भी देंगे ही। वैसे आप जितनी मर्जी दे दीजिएगा, मेरी सर आंखों पर। मेरी ख्वाहिशात इतनी बड़ी नहीं हैं, बस ज़रूरत के मुताबिक पैसा चाहिए। वो मुस्कुराते हुए तेज़ लहजे में बोली तो अब की बार शावेज खानजादा ने उसे दिलचस्पी से देखा। नाइस, हैरानगी में मुब्तला कर दिया तुमने मुझे। इतना अच्छा खाना बनाया कि मेरे शेफ़ को भी पीछे छोड़ दिया है, और यहाँ तक कि मैं आज कहता हूँ कि मुझसे भी अच्छा खाना बनाया। पहली बार शावेज खानजादा किसी से मुतासिर हुआ है, वो भी किसी लड़की से। खुशी हुई तुमसे मिलके मिस खान, वो मुस्कुराते हुए बोला तो वो भी जवाब में मुस्कुराई और फिर बाहर की जानिब बढ़ गई।
बाहर आते ही एक गाड़ी पास आकर रुकी और उसमें से 2 लड़कियां निकलीं। क्या हुआ बताओ जल्दी, एक ने जल्दी से पास आकर पूछा। गाड़ी में बैठो फिर सब बताती हूँ, वो इत्मीनान से बोलती हुई गाड़ी की जानिब बढ़ गई। अब कुछ बोलोगी या फिर हमें इसी तरह से सस्पेंस में मुब्तला रखोगी? दूसरी लड़की ने इंतहाई झल्लाकर कहा। रिलैक्स मेरी जान, तुमने मुझे कोई काम दिया हो और मैं पूरा ना करूं, ये हो नहीं सकता। तुम्हारा चैलेंज था कि मैं तुम्हारे इस मगरूर कज़न के मुंह से साबित करवाऊं कि मैं उससे बेहतरीन शेफ हूं। तो लो, हो गया मेरा चैलेंज मुकम्मल। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे कज़न से बहुत अच्छा खाना बना सकती हूँ। मेरे तो फैमिली में जहाँ कहीं भी फंक्शन होता है ना, मुझे आगे किया जाता है कि तुम आज की स्पेशल डिश बनाओगी। लो, आज तुम्हारे कज़न ने भी ये तस्लीम कर लिया और मुझे अपने होटल की शेफ़ बना लिया। अब निकालो शर्ट के पैसे। वो अपनी हथेली उसकी तरफ फैलाते हुए बोली तो वो लड़की बुरे बुरे मुंह बनाती अपने पर्स से 10,000 निकालकर जोर से उसके हाथ पर पटक गई। फिर कुछ आगे जाकर गाड़ी रुकी तो वो इत्मीनान से गाड़ी से उतरी और रिक्शा लेकर अपने घर के लिए निकल गई। ओ गॉड निशा, इसने तो तुम्हारे कज़न को भी इस बात पे मजबूर कर दिया कि वो इससे बेहतरीन शेफ बना सके। तुम हमेशा की तरह से फिर से चैलेंज हार गई, सना ने कहा तो निशा ने कीनातोज निगाहों से उसे रिक्शे में बैठते देखा। कुछ अरसा कबल ही जमल खान MBA फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप लेकर यूनिवर्सिटी आई थी। बड़ी सी चादर से खुद को ढांपे हुए वो लड़की जब क्लासरूम में दाखिल हुई तो वहाँ मौजूद अमीर लड़के और लड़कियों ने उसे मानीखेज अंदाज से देखा और वो उसका मजाक उड़ाना चाहा, मगर उसने अपने पुरएतिमाद अंदाज से उन सबको हैरान कर दिया और फिर अपनी जहानत से उसने प्रोफेसर्स का दिल जीत लिए। क्या काम नहीं था जो वो नहीं कर सकती थी? सना और निशा हाई सोसाइटी से ताल्लुक़ रखती थीं, मगर उन्होंने खुद उसके पास आकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और इसमें भी उन्होंने अपना ही फ़ायदा सोचा कि आइंदा आने वाले वक्त में वो उनकी किसी काम आ सकती है। उनकी दोस्ती को 3 माह हो चुके थे और इसी दौरान पिछले हफ्ते निशा ने उसे अपने मगरूर कज़न के बारे में बताया कि वो किसी की कभी तारीफ़ नहीं करता और उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और फिर उससे निशा ने कहा कि अगर तुम में दम है तो जाकर उसके होटल में जॉब हासिल करके दिखाओ और यहाँ तक कि वो तुम्हारी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाए। उसने पहले तो इनकार किया, मगर निशा के बार बार फोर्स करने और इस कदर मजबूर करने पर उसने ये करने का ठान लिया। और निशा को उम्मीद थी कि वो शावेज़ खानज़ादा के सामने टिक नहीं पाएगी, मगर उसने तो एक बार में ही जाकर उस जॉब को हासिल कर लिया था। वो घर पहुंची तो सकीना बेगम इधर उधर टहलती उसी का इंतज़ार कर रही थीं। कहाँ रह गई थीं तुम? कितनी परेशान हो गई थी मैं। वो उसे देखते ही बोली, बस ज़रूरी काम आ गया था। वो बोलती हुई किचन की जानिब बढ़ी और उसने किचन में जाकर हंडिया का ढक्कन उठाया तो खाली थी। ये क्या है अम्मी, आज फिर से खाना नहीं है? वो लब भींचकर बोली। अब तुम्हारे भाई ही चिकन थोड़ा सा लाए थे, मेरी बहन आ गई तो मैंने उसको खिला दिया। इससे पहले कि सकीना बेगम जवाब देती, उसकी भाभी अंदर आते हुए कहा, एक रोटी ही मैंने खानी थी ना, मसाला ही थोड़ा सा रख लेती। मगर नहीं, आपने तो अपनी बहन को जाते जाते टिफ़िन में भी पैक करके दिया होगा कि अपने बच्चों के लिए ले जाओ। वो भी कहाँ चुप रहने वाली थी, उसने इंतहाई गुस्से से कहा तो उसकी भाभी समीना के चेहरे पर नागवारी भरे तासुरात छानने लगे। हाँ हाँ, मेरी मर्जी, मैं जिसको मर्जी दूं, मेरे शौहर के पैसों का होता है। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो जाकर खुद कमाओ। महारानियों की तरह सुबह सुबह उठकर चली जाती हो यूनिवर्सिटी और हमारा ही खाकर हमारे ऊपर ही रोब जमाती हो। उसकी भाभी ने हाथ नचा नचाकर कहा तो वो फिर से कुछ बोलने लगी थी कि सकीना ने इल्तिजाइया निगाहों से उसे देखा। शाम को समीना ने उसके भाई अदनान को चार लगाकर बताई तो वो भी आकर उस पर चिल्लाने लगा और सकीना खामोश सर झुकाए आंसू बहा रही थी। एक दिन भी मेरा सुकून से नहीं जाता, हर वक्त मेरी बीवी के पीछे पड़ी रहती हो तुम। मैं महीने का महीना आप लोगों को कुछ खर्चा दे दिया करूंगा, अपना खाना खुद ही बना लिया करें अब। अदनान ने गुस्से से कहा और जेब से 5,000 निकालकर सकीना की गोद में फेंके। वो इंतहाई गुस्से से उठी और वो पैसे उठाकर अदनान के मुंह पर मारे। अपने पैसे अपने पास रखें। जिस माँ ने आपके लिए कपड़े सिलाई करके आपको इस मकाम पर पहुंचाया, आज उस माँ को और बहन को खिलाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है आपके पास। लानत भेजती हूँ मैं आपके पैसों पर और आपसे ज्यादा कमा सकती हूँ मैं। वो गुस्से से बोली तो अदनान तन फन करता बाहर निकल गया। ये क्या क्या बेटे, तुमने ऐसी बात क्यों कह दी? हम लोग कहाँ से करेंगे? सकीना ने रोते हुए कहा। आप फिक्र ना करें, मैं किसी न किसी जगह जॉब कर लूंगी पार्ट टाइम। वो आहिस्ता से बोली, फिर सोने के लिए लेट गई। फिर उसके जहन में एकदम से शावेज़ खानज़ादा के जॉब का ख्याल आया तो वो एकदम से उठकर बैठ गई। अरे हाँ, मुझे तो जॉब मिल चुकी है, मैं कल से ज्वाइन करूंगी, वो एक्साइटेड अंदाज में खुद से बोली। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी के फर्स्ट 3 लेक्चर के बाद होटल के लिए रवाना हो गई। जब वो पहुंची तो शावेज़ खानज़ादा ने उसे ऑफिस में आने को कहा। मिस खान, ये कौन सा वक्त है होटल में आने का? वो संजीदगी भरे लहजे में बोला।
सॉरी सर, मैं आपको इन्फॉर्म करना भूल गई कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ ना, तो मुझे वहाँ जाना होता है, तो मैं इसी टाइम आ सकूँगी। वो आहिस्ता से बोली तो शावेज़ खान गहरा सांस भरते अपना माथा मसलने लगा। चलें ठीक है, लेकिन ये टाइम जो अब आपने डिसाइड कर लिया है इसी टाइम पर आएंगी। इससे लेट हुई तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरे कुछ रूल्स हैं, तो अगर आप उन्हें फॉलो करेंगी तो बेहतर रहेगा। वो संजीदगी भरे लहजे में बोला और आगे बढ़ गया। वो गहरा सांस भरती हुई किचन की जानिब बढ़ी। काम मुकम्मल करने के बाद वो रिफ्रेश होने के लिए स्टाफ रूम में आई तो वहाँ सब वेट्रेस उसे देखकर कानों में बातें करने लगीं। वैसे बड़ी बात है, आज तक इनके सर को किसी ने मुतासिर नहीं किया, मगर तुम पहली लड़की हो जिसकी उन्होंने तारीफ की है, एक वेट्रेस ने पास आकर कहा। जब इंसान कोई काम करता है तो उस पर सराहना तो बनता ही है ना, और ना सराहने वाला मेरे नज़दीक इंतहाई मगरूर इंसान होता है। मैंने एम के सर के बारे में आज तक सुना कि वो बहुत मगरूर हैं, मगर उन्होंने गलत साबित कर दिया। वो टैलेंट को जानते हैं और इसकी कदर भी करते हैं। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली। फिर आने वाले दिनों में वो अपनी रूटीन के मुताबिक आती थी और अपना काम करके कुछ देर स्टाफ रूम में रहती और वापस चली जाती, और शावेज़ से उसकी दोबारा कोई तफसीली मुलाकात नहीं हुई थी। आज शावेज़ खानज़ादा की फैमिली का फंक्शन था और उसे ख़ास तौर पर रात तक काम करना था, और वो आज सुबह ही से होटल में मौजूद थी। सारी तैयारियां मुकम्मल करने के बाद उसने स्पेशल रूम में जाकर जायज़ा लिया और वहां कुछ बेतरतीब पड़ी चीज़ों को तरतीब देने लगी। शावेज़ अपने ऑफिस में बैठा कुछ काम कर रहा था और उसकी निगाहें सामने स्क्रीन पर भी थीं, जहां पर सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। फिर एकदम वो जिमल को स्पेशल रूम में दाखिल होते देखकर चौंका। उसने स्क्रीन को क्लोज किया। जिमल ने सारी तरतीब दुरुस्त की और फिर इत्मीनान से जायजा लेने लगी। वो दिलचस्पी से सब कुछ देख रहा था। कुछ देर के बाद उसके मॉम डैड आ चुके थे और उनकी एनिवर्सरी थी, तो कुछ और फैमिली मेंबर्स वगैरह भी इनवाइट किए थे। कुछ देर में सब लोग आ चुके थे और वो भी स्पेशल रूम में आया और सलाम करता हुआ एक चेयर पे बैठ गया। कुछ देर में स्पेशल केक भेजा गया था जो कि जिमल ने खुद बेक किया था। केक कट करने के बाद सबने थोड़ा थोड़ा सा लिया। वाओ, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आपके हाथ में सच में जायका है, निशा ने कहा। सॉरी, ये मैंने नहीं बनाया। नीरी एक बहुत स्पेशल शेफ़ हैं, मिस जिमल खान। उन्होंने ही आज का सारा खाना बनाया है। सुबह से वो मसरूफ़ थीं और ये सारी तरतीब उन्होंने ही दुरुस्त की है। काफ़ी नाइस लड़की है। वो सोप पीते हुए बोल रहा था और सबने हैरानगी से उसे देखा। सीरियसली, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम किसी लड़की की तारीफ कर रहे हो, उसकी माम निदा ने कहा। वो यहाँ जॉब करती हैं? निशा ने एकदम चौंक कर पूछा, तो वो हैरानी से उसे देखने लगा। क्या तुम जानती हो मिस जिमल को? उसने चौंक कर पूछा। हाँ, वो मेरी क्लास फेलो है, निशा ने मुंह बनाकर कहा। ओह माय गॉड, आपको पता है निशा उसकी दोस्त होने का दावा करती है मगर उससे इंतहाई चिढ़ती है क्योंकि वो लड़की बहुत ज़हीन है। निशा के भाई अदनान ने उसे चिढ़ते हुए कहा। चुप रहो, इतनी भी कोई ज़हीन नहीं है, हर एक उसकी ऐसे ही तारीफ़ें करता रहता है, बड़ी शातिर लड़की है, निशा ने कहा। और इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, उसी वक्त वो वेट्रेस के साथ अंदर दाखिल हुई और सारा खाना लगवाने लगी। वो भी निशा को देखकर चौंक गई थी। फिर सबने उसके खाने की तारीफ की। कुछ देर बैठने के बाद वो सब चले गए। वो भी घर के लिए निकल गया। अगली सुबह वो जॉगिंग के लिए बाहर निकला तो उसी वक्त निशा की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी, निशा ने पास आकर कहा। हाँ बोलो, वो उसके साथ चलते हुए बोला। दरअसल जिमल एक धोखेबाज लड़की है। वो कोई ज़रूरतमंद नहीं थी, वो जानबूझकर इस होटल में आई थी। फिर निशा ने उसे सारी बातें बताईं तो वो मुठ्ठियां बींचकर खुद पर जब्त किए खड़ा था। मैंने ये बातें आपको इसलिए बताईं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको कोई नुकसान हो। आपकी ज़िंदगी में पहले भी एक धोखेबाज आ चुकी थी जिसने आपकी दौलत के लिए ये सब किया था, और मैं जानती हूँ जिमल भी ये सब जानबूझकर कर रही है। हो सकता है कि उसका मकसद आपको बर्बाद करना हो। प्लीज़ इससे होशियार रहिएगा। निशा ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए तो वो सर झटक कर उठकर वापस अंदर की जाने बढ़ गया। उसके जाते ही निशा के चेहरे पर एक जहरीली सी मुस्कुराहट तैरने लगी। मुझे यानी निशा को तुमने हमेशा हराया है ना? अब तुम्हें मज़ा आएगा जब शावेज़ तुम्हारे साथ बदतरीन सलूक करेंगे, क्योंकि शावेज़ खानज़ादा अपने साथ खेल खेलने वालों को कभी नहीं बख्शता। निशा दिल ही दिल में जिमल से मुखातिब हुई। वो आज मामूल के मुताबिक होटल पहुंचा और सीधा किचन में आया तो जिमल आज के स्पेशल मेहमानों के लिए खाना बना रही थी। वो चलता हुआ उसके पास आया तो उसने चौंक कर उसे देखा और जल्दी से सलाम किया। ये सब छोड़कर आकर मेरी बात सुनिए, वो सपाट लहजे में बोला।
सर बस थोड़ा सा रह गया, मैं आती हूँ। वो अपने रुखसार को छूती लुट को कान के पीछे उड़सते हुए हल्का सा मुस्कुराकर बोली। वो चुपचाप वापस पलट गया। कुछ देर के बाद वो दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुई तो वो आंखें मूंदे रॉकिंग चेयर पर झूल रहा था। सर, आपको कोई बात करनी थी मुझसे। कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर गहरा सांस भरता उठकर उसके करीब आया और होले से उसके रुखसार को छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो जल्दी से पीछे को हुई। सर, आप क्या कर रहे हैं? वो अपने लब कुचलते हुए बोली। वो उसकी तरफ मजीद 2 कदम बढ़ाता आगे हुआ तो वो फिर से पीछे को होने लगी, यहाँ तक कि उसकी पीठ दीवार के साथ लग गई। वो उसके करीब आकर दाएं बाएं हाथ रखता झुका तो वो जोर से आंखें बंद कर गई। मुझसे शादी करेंगी मिस खान? उसके गैर मुतवक्के सवाल पर वो एक झटके से आंखें खोली और बेयकीनी से उसे देखा। आपने जवाब नहीं दिया। शादी करेंगी मुझसे? शावेज ने दोबारा से अपना सवाल दोहराया। सर, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? शादी क्यों करते हैं मिस खान? आप मेरी फैमिली को पसंद आ गई हैं। मेरी मॉम कल से आपकी तारीफ किए जा रही हैं और मुझे लगता है कि मेरे घर को आप जैसी लड़की ही संभाल सकती हैं। पता है, आज तक मेरे घर में खाना मेरी मॉम बनाती हैं और मेरी सोसाइटी में उन जैसी मिलना नामुमकिन है और वो खुद जैसी लड़की ढूंढना चाहती थी और वो आप हैं। आपने भी तो किसी न किसी से शादी करनी होगी, तो मैं क्यों नहीं? आने वाले वक्त में हम लोग अच्छे कपल बन सकते हैं। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला तो वो निगाहें झुका गई। आप रिश्ता भेज दीजिएगा, मैं मामा को बता दूंगी। वो लरसती पलकों से बोली। वो अपने हाथ हटाता पीछे को हुआ, उसका रास्ता छोड़ गया। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ लपकी और उसने बाहर निकलकर 2-3 गहरे सांस भरे और अपने तपते रुखसार को हल्का सा हाथों से छुआ और किचन की जानिब बढ़ गई। घर जाकर उसने सकीना से जब इस बात का जिक्र किया तो वो जैसे खुशी से फूले नहीं समा रही थीं, और उन्होंने रात को उसके भाई से जिक्र किया तो वो कुछ देर उसे बोलता रहा कि वो इश्क माशकी करती फिर रही है, मगर फिर उस लड़के को बुलाने के लिए कहा। उसने फ़ोन करके शावेज को कल आने को कहा। शावेज फ़ोन बंद करने के बाद अपने मॉम डैड के कमरे में आया। ममा, आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, उसने अंदर आते ही कहा तो निदा ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। मैं शादी करना चाहता हूँ, शावेज ने कहा तो वो दोनों एकदम से चौंककर सीधे हुए। ये तुम क्या कह रहे हो? मतलब तुम कह रहे हो कि तुम शादी करना चाहते हो? मतलब तुमने कोई लड़की पसंद कर ली? ओ माय गॉड, जल्दी बताओ कौन है वो? निदा तो खुशी से पागल ही हो गई थी। मेरी शेफ मिस खान, उसने कहा तो निदा बेख्तियार मुस्कुरा दी। मुझे पता था। देखा नासिर साहब, मैं तो आपसे कल ही कह रही थी कि ये जो इतना इस लड़की से इम्प्रेस हुआ ना, ज़रूर दाल में कुछ काला है, वरना मेरा बेटा किसी से इम्प्रेस हो जाए नामुमकिन। खैर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मिस खान को तुमने अपने बारे में बता दिया था ना, और वो सब जानने के बाद शादी के लिए राज़ी हैं? निदा ने एकदम से पूछा। मैं बता दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए, लेकिन प्लीज़ इस बारे में आप बिल्कुल भी जिक्र मत कीजिएगा। ऐसे कैसे? मतलब उसे पता होना चाहिए ना बेटे, निदा ने लब को चलते हुए कहा। मॉम, वो मिडिल क्लास लड़की है, वो इस चीज़ को समझ लेगी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे समझा लूँगा। वो जल्दी से बोला और फिर वो उठकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। अगले दिन निदा और नासिर के साथ वो जिमल का रिश्ता मांगने गया और जिमल की फैमिली उनसे काफ़ी अच्छे तरीके से मिली और उन्होंने उसी वक्त वहाँ पर हाँ बोल दी। जिमल के चेहरे पर शफक की लाली थी। मैं ये शादी जल्द अज जल्द करना चाहता हूँ और मैं किसी भी किस्म का तामझाम नहीं चाहता, सादगी से चाहता हूँ ताकि आप पर भी किसी किस्म का कोई बोझ ना हो, और वलीमा बहुत ग्रैंड होगा, शावेज ने कहा तो जिमल ने उसे तशक्कुर भरी निगाहों से देखा। फिर अगले हफ्ते के स्टार्ट में ही उनका निकाह और साथ ही रुखसती थी। निदा ने बड़े अरमानों से इसके लिए बड़ा खूबसूरत जोड़ा लेकर भेजा था और इसकी भाभी जल जल कर मर रही थी। रुखसती के वक्त वो सकीना के गले लगकर बहुत रोई और फिर अपनी भाभी के सामने आकर खड़ी हो गई। अम्मी का बहुत ख्याल रखिएगा, मैं आपको पैसे भेजती रहूंगी, लेकिन प्लीज़ इन्हें हरैस लग करना। वो अपनी भाभी के गले लगकर बोली तो इसकी आंखें लालच से चमक उठी थीं। फिर वो रोती हुई जाकर गाड़ी में बैठ गई। पूरा रास्ता इसका ध्यान सकीना की तरफ ही लगा हुआ था। घर पहुंचते ही निदा ने इसे कमरे में भेज दिया। वो उजला अरूसी में बैठी शाहवेज का इंतजार कर रही थी और फिर कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला और शाहवेज के मखसूस परफ्यूम की खुशबू इसकी नाक से टकराई तो जैसे धड़कन थम सी गई। डैड, ये कौन है? एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी तो इसने सर उठाकर देखा तो शाहवेज के साथ 2 बच्चे खड़े थे। ज़ेरक और मारिया अपनी न्यू मॉम से मिलिए। शाहवेज की गंभीर आवाज़ कानों से टकराई तो जैसे इसकी सांस रुक रुक कर चलने लगी। शाहवेज, ये कौन है और आपको डैड क्यों बोल रहे हैं, और मुझे मॉम? वो बेड से उतरकर पास आते हुए बोली।
ये मेरा 8 साला बेटा है ज़ेरक और ये मेरी 3 साला बेटी मारिया। शावेज़ ने सपाट लहजे में इनका तारुफ करवाया तो वो बेयकीनी से इसे देखने लगी। आपकी मॉम बहुत हकीमी है, आप लोग जाके कमरे में आराम कीजिए। शावेज़ ने कहा तो वो बच्चे बिना कुछ बोले वापस पलट गए। धोखा किया आपने मेरे साथ? पहले से ही शादीशुदा थे और 2 बच्चों के बाप भी? वो पास आकर कांपते लहजे में बोली तो शावेज़ ने सिगरेट सुलगाते हुए लबों से लगाते गहरा कश लिया और फिर इसे खींचकर अपनी गोद में बिठाते इसके चेहरे पर धुआं छोड़ा। वो खांसती हुई इसकी गोद से उठने लगी, मगर शावेज़ ने इसकी कमर को जोर से जकड़कर सर्द निगाहों से देखा। छोड़ो मुझे, नफरत महसूस हो रही है आपसे, इंतहाई मक्कार और झूठे इंसान हैं आप। वो गुस्से से बोलती खुद को छुड़वाने लगी। शावेज़ खानज़ादा ने तंजिया मुस्कुराहट से इसे देखा और फिर सिगरेट को ऐश ट्रे में मसलते इसकी गर्दन में हाथ डालते इसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब लाया। ये तुम कह रही हो? धोखा तो तुम में स्टार्ट किया था और मैंने बस तुम्हें सज़ा दी है। मुझे ना शादी में इंटरेस्ट है और ना ही मैं इस शादी को ज़्यादा देर बरकरार रखूंगा। तुम बस मेरे बच्चों की आया हो और मैं हर दूसरे तीसरे महीने आया बदलता रहता हूँ, मगर फ़र्क ये था कि वो सिर्फ मेरे बच्चों की आया थी, मगर तुम मेरी कुछ अरसे के लिए बीवी भी हो, जिससे मैं फ़ायदा भी उठाऊंगा। फिक्र मत करो, मैं हर आया को बहुत अच्छी पे देता था, तुम्हें 2 गुना ज़्यादा दूंगा। अब जाओ, अच्छे बच्चों की तरह कपड़े चेंज करके आकर अपने शोहर का हक दो, क्योंकि बहुत अरसे से किसी के बदन की गरमाइश को महसूस नहीं किया मैंने। आज तुम पर सारी नफरत उंडेलूंगा। वो इसकी आंखों में आंखें डाले बोला और जमील को इसकी सांसों की तपिश से अपना चेहरा झुलसता महसूस हुआ। मैं हरगिज़ आपको आपका हक नहीं दूंगी। मैं अभी और इसी वक्त अपने घर वापस जा रही हूँ। वो इससे दूर होते हुए चीख कर बोली तो वो कहकहा लगाकर हंस पड़ा। किस घर की बात कर रही हो? इस घर में जहां पर तुम्हारा भाई तुम्हें अरमानों के साथ रुखसत भी नहीं कर सका? वो तंजिया लहजे में बोला। वो नम आंखों से इसे देख के गई। तुमने मुझे धोखा दिया। मेरे होटल में एक शर्ट जीतने के लिए तुम एक बेचारी बनकर आई थी। वैसे तुम अब तक वो जॉब क्यों कर रही थी? मेरे होटल को नुकसान पहुंचाना चाहती थी या फिर तुम्हारी नीयत खराब हो गई थी मुझ पर? अक्सर लड़कियों की हो जाती हैं। वो लोग जानती नहीं है कि शावेज़ खानज़ादा शादीशुदा रह चुका है। वो चबा चबा कर बोलता चला गया। मेरी मजबूरी थी आपके होटल जॉब करना। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने निशा से शर्त लगाई थी, लेकिन इससे आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया था। और उसी दिन मुझे ज़रूरत पड़ गई क्योंकि मेरा भाई हमें 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता था, इसीलिए मैंने इस जॉब को करने का फैसला कर लिया। मैं आपके होटल को क्यों नुकसान पहुंचाऊंगी शावेज़? वो रोते हुए बोली। शावेज़ उठकर इसके मुकाबिल में खड़ा हो गया। आइंदा से मेरा नाम मत लेना, सर बोलना, क्योंकि तुम्हारी हैसियत मेरे लिए एक नौकरानी जैसी ही है। ये शादी चंद माह तक रहेगी, एंजॉय करो जितना करना है। और हाँ, मेरी नफरत सहने के लिए भी खुद को तैयार रखना, क्योंकि धोखा मैं कभी बर्दाश्त नहीं करता। वो इसकी ठोड़ी से थामे बोला और फिर इसे कपड़े चेंज करने का कहता बेड की जानिब बढ़ गया। वो कपड़े लेकर वॉशरूम की जानिब बढ़ी और कपड़े चेंज करने के बाद वहीं कर बैठी हिचकियों से रोने लगी। तुम बाहर निकलोगी या मैं दरवाज़ा तोड़ूं? शावेज़ खानज़ादा की धारनिमा आवाज़ सुनाई दी तो वो जैसे पूरी जान से कांप गई। मैं हरगिज़ आपको आपका हक नहीं दूंगी। सुना आपने सर? कभी भी नहीं। मैं नफरत करती हूँ आपसे। तो शावेज़ ने जोर से दरवाजे को बाहर से धक्का मारा और फिर वो मुसलसल धक्के मारता जा रहा था। वो कांपते दिल से दीवार से लगकर खड़ी हो गई। फिर दरवाजे का लॉक टूट गया और वो अंदर दाखिल हुआ तो वो थूक निगलते हुए अपने कांपते वजूद को संभालने लगी। वो जैसे ही पास आया तो वो हड़बड़ाकर दूसरी साइड से निकलने लगी, मगर हाथ शावर पर लगा और शावर ऑन हो गया। तपतपाते पानी की बौछार से वो सटपटाकर पीछे होने लगी, मगर शावेज़ ने इसकी कमर में हाथ डालकर अपने करीब कर लिया। पानी इन दोनों के वजूद को भिगो रहा था और शावेज़ इस पर झुकता शिद्दत बरसाने लगा। वो रोती से सख्ती इसे पीछे धकेलने लगी, मगर वो इसके दोनों बाजू जकड़कर दीवार से लगाता इसकी सारी मुज़ाहमतें रायगां करता चला गया। फिर वो यूं ही उठाए बेड पर पटकते इसके करीब होता इस पर हक जताने लगा। वो रोती सिसकती रही, मगर शावेज़ इस कदर इंतकाम में अंधा हो चुका था कि इसके रोने सिसकने पर भी तरस नहीं आया। फिर वो पुरसुकून होकर तकिए में चेहरा छुपाए सो गया, मगर वो टूटते बदन से पूरी रात सिसकती रही थी। फिर सुबह वो उठकर फ्रेश हुई और वो अपने लंबे बालों को सुलझाकर पुश्त पे डाले गुमसुम सी विंडो में खड़ी उगते सूरज को देख रही थी। शावेज़ की आंख खुली तो रात का मंजर याद आते ही इसने दूसरी साइड पर हाथ मारते उसे महसूस करना चाहा, मगर बेड खाली था। इसने सीधे होते सर उठाकर देखा तो वो विंडो के पास खड़ी जमील को देखकर ठिठक गया। इसके बाल पुश से नीचे घुटनों को छू रहे थे।
वो मस्मराइज सा उठकर इसके पीछे आकर खड़ा होता, इसके बालों को मुट्ठी में भरता, इनकी खुशबू को सांसों में उतारने लगा। वो उसी वक्त पलटी और इसे देखते ही नागवारी से पलटने लगी। वो इसे खींचकर अपनी तरफ घुमाता, गहरी निगाहों से इसे देखते हुए इसकी कमर में हाथ डालते करीब कर गया। एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, इतना भाव क्यों खा रही हो? तुम्हारे आंसू मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो कहता हुआ इस पर झुकने ही वाला था कि दरवाज़ा नॉक होने पर वो गहरा सांस भरता पीछे हुआ। जाओ जाकर दरवाज़ा खोलो, मुलाजमा चाय लेकर आई होगी, ले लेना। वो हुक्म सादिर करता हुआ फ्रेश होने चला गया। वो इसके जाते ही उठकर कमरे से बाहर आई तो लाउंज में ज़ैरक और मारिया स्कूल यूनिफॉर्म में तैयार खड़े थे। गुड मॉर्निंग मॉम, ज़ैरक ने इसे खुशगवार मूड में विश किया और मारिया तो नींद में इधर उधर झूल रही थी। ये तो बहुत छोटी है और इसको भी स्कूल भेजते हैं? हाँ बेटा, दरअसल शाहवेज कहता है कि अभी से आदत पड़ेगी तो फिर आसानी रहेगी, निदा ने अंदर दाखिल होते हुए कहा और उन्हें नाश्ता करवाने लगी, मगर मारिया रो देने के करीब थी। उसने पास होकर इसे थामा और गोद में बिठा लिया। वो मुंह बसोरती सही से खा भी नहीं पा रही थी। आंटी जी, इसे दूध दे दीजिए, इस तरह खाली पेट स्कूल जाएगी, उसने कहा। दरअसल शाहवेज को पसंद नहीं है कि बॉटल में दूध पिए, और वैसे ये मुंह नहीं लगाती। ग्लास में डाल कर दो, ये फ्राइज बना देती हूँ, इसको थोड़ा सा खा के चली जाती है। वो लब भिंचकर सीढ़ियाँ उतरते शाहवेज को देखने लगी। ज़ैरक ने उसे देखते ही विश किया था, मगर वो सर हिलाता चुपचाप डाइनिंग हॉल की जानिब बढ़ गया। ज़ैरक का रंग फीका सा पड़ गया था। डैड, पॉकेट मनी दे दे, मुझे भी कैंटीन से कुछ खाना है। हरगिज़ नहीं, जाइए जाकर गाड़ी में बैठिए, ड्राइवर अंकल इंतज़ार कर रहे हैं आपका, स्कूल से लेट हो जाएंगे। वो सर्द लहजे में बोला तो ज़ैरक चुप होता सर झुका गया। फिर शाहवेज ने नींद में झूलती मारिया को ज़बरदस्ती गोद से निकालकर खड़ा किया तो वो रोने लगी। चुप, खबरदार अगर आवाज़ निकली। वो गरजा तो वो हिचकियों से रोने लगी। डैड पूरे रास्ते में रोती है और मुझसे नहीं संभलता जाता। क्यों, आप छोटे से दूध पीते बच्चे हैं जो आपसे संभाला नहीं जाता? वो गरजा तो वो लब कुचलते हुए चुपचाप बाहर निकल गया। क्या था ये सब? आपकी ड्यूटी है इसे संभालना, और आप एक 3 साल की बच्ची जो कि अगले माह 3 साल की होने वाली है, इसे स्कूल भेज रहे हैं। कम से कम इसे 4 साल की होने दीजिए, इसे खुद घर में सिखाइए, इसकी आज़ादी मत छीने। किस किस्म के बाप हैं आप? मुझसे यूँ बहस मत करो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। और हाँ, मेरे मामलात से दूर रहना। वो मेरे बच्चे हैं, मुझे पता है उन्हें किस तरह हैंडल करना है, वो सर्द लहजे में बोला। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं बाहर से उठाए हैं, अपने बच्चों से मोहब्बत से बात तक नहीं कर रहे। आपने देखा, इतनी छोटी उम्र में ज़ैरक पर उसकी बहन की जिम्मेदारी डाल दी आपने। मगर आपकी जिम्मेदारियों का क्या, खुद गर्ज इंसान हैं आप। शट अप, और आइंदा से इस तरह बात की तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। क्या है ये सब, इस तरह सबके सामने झगड़ों के? पहला दिन है तुम्हारा आज इस घर में लड़की, और तुम इस तरह बात करी हो अपने शौहर से। मैं कभी गलत बात बर्दाश्त नहीं करती आंटी जी, और आपको अपने बेटे को ये बात कहनी चाहिए थी जो मैं कह रही हूँ। कसूर आपका है कि आप माँ होकर इनसे डरती हैं, मगर मैं नहीं डरती। वो तीखे लहजे में बोलती बाहर की जानिब बढ़ी और फिर गाड़ी में बैठते ज़ैरक के माथे पर बोसा देते हुए रोती हुई मारिया को गोद में बैठाते अपने साथ लगा लिया। फिर ज़ैरक को स्कूल क्लासरूम में छोड़ने के बाद वो प्रिंसिपल के दफ्तर गई। जी, आप कौन? मिसेस शाहवेज खानज़ादा, वो मारिया को गोद में बिठाए सर्द लहजे में बोली। अरे कैसी हैं आप? अपने स्कूल में ये असूल रखिए कि 4 साल से कम उम्र बच्चे को नहीं रख सकते। अरे ज़रा से पैसों की लालच में इस हद तक गिर जाते हैं आप लोग कि इतने छोटे छोटे बच्चों को भी स्कूल में दाखिल करवा लेते हैं, और वैसे ही वालिदैन होते हैं जो अपनी जान छुड़वाने के लिए यूं बच्चों को भेज देते हैं। वो नागवारी से बोली। कैसी बातें करी आप, और वालिदैन खुद ये सब कहते हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर आप अपना असूल 4 साल तक रखेंगे ना, तो कोई भी वक्त से पहले आकर बच्चे दाखिल नहीं करवाएगा। देखकर आई हूं मैं, सबके सब छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई नींद में झूल रहा है और कोई रो रहा है। ऐसे कैसे बर्दाश्त करती हैं माएँ? 5 साल की थी मैं जब स्कूल गई थी, और मुझे याद है मेरी माँ वहाँ से हिली तक नहीं थी। आप लोगों ने ये सहूलियत दी हैं तो इसीलिए ये सब हो रहा है। न जाने कैसे कैसे लोग हैं। आज के बाद से मारिया स्कूल नहीं आएगी जब तक वो 4 साल की नहीं हो जाएगी। वो कहती हुई वहाँ से निकल आई। रास्ते से उसने दूध की बोतल ली और घर पहुंची तो शाहवेज लाउंज में इधर उधर टहल रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये फैसला लेने की? तुम इसकी माँ नहीं हो, वो गुस्से से धाड़ा। कल रात ही आपने बच्चों से मुतारिफ करवाया था मुझे कि मैं इनकी माँ हूँ, और मैं एक माँ होने के नाते ये फैसला करके आई हूँ, और आप मुझे रोक नहीं सकते। वो तल्ख लहजे में बोली। मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बच्चों को यूज़ मत करो। वो तब कर बोलता मारिया को इससे खींचने लगा, मगर मारिया उससे जोर से लिपट गई।
मैं आप जैसी घटिया नहीं हूं कि इंतकाम के लिए किसी भी हद तक गिर जाऊं। ना तो मुझे खेल खेलने आते हैं और ना ही मैं ऐसी हूं। वो नागवारी से बोलते हुए किचन की जानिब बढ़ गई। वो गुस्से से बोलता हुआ इसके पीछे ही आ रहा था, मगर वो इसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। उसने इत्मीनान से जाकर फ्रिज में से दूध निकाला और बोतल के अंदर डालकर बच्चों के रूम में आई और उसे बेड पे लिटाते हुए बोतल मुंह को लगाई तो वो जल्दी से पीने लगी और कुछ ही देर में वो पीते पीते पुरसुकून होकर सो चुकी थी। शावीज लाउंज में निदा से उलझ रहा था। बस, मैं अब इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा, वो अब इस घर में नहीं रहेगी। वो बोलता हुआ बच्चों के रूम में आया तो मारिया को पुरसुकून सोया देखकर ठिठक गया। वो आहिस्ता से उठकर बाहर आई तो शावीज उसके बाजू से जकड़े कमरे में लाता, जोर से दरवाज़ा बंद करता और जारहाना अंदाज में उसकी तरफ मुड़ा। उसके गुस्से से सुर्ख होते चेहरे को देखकर जमल को थोड़ा खौफ महसूस हुआ। नहीं जमल, तुम हमेशा से मजबूत थी और तुम मजबूत ही रहोगी। अगर तुम आज इस शख्स के सामने कमज़ोर पड़ गई तो इन बच्चों की कभी भी ढाल नहीं बनोगी। वो दिल ही दिल में खुद को हौसला देने लगी। वो उसे खींचकर दीवार से लगाता उसके चेहरे पे झुका। तुमने ये सब करके अपनी शामत को आवाज़ दी है। आज की रात तुम्हारा वो हशर करूंगा ना कि तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी। और हाँ, मेरे बच्चों से दूर रहो, तुम उनकी माँ नहीं हो। अरे, जिसने पैदा किया वो नहीं उनकी बन सकी तो तुम क्या बनोगी? वो चिल्लाकर बोला। माँ बनने के लिए पेट से जनना काफ़ी नहीं होता। ये तो अल्लाह की देन होती है कि वो औरत के दिल में ममता भर देता है, और मेरे दिल में है, और इसी तरह बाप के दिल में शफकत। मगर अफसोस, आप बाप होते हुए शफकत भरे अंदाज में पेश नहीं आ सकते अपनी औलाद से। आपके बेटे ने कैंटीन से कुछ खाने के लिए पैसे मांगे तो आपने इनकार कर दिया। हाँ, मैं जानती हूँ कि आपने उसके भलाई के लिए ही ये किया होगा, मगर इस कदर सख्त अंदाज में? क्या इस बात को नरमी से नहीं कह सकते थे ताकि उसको हर्ट ना होता? पता है, आप में और मेरे भाई में कोई फर्क नहीं है। कहते हैं बड़ा भाई बाप जैसा होता है, मगर जानते हैं, मेरी माँ और मेरी 2 वक्त की रोटी भी इन पर भारी थी। सहूलत से बात करते तो शायद हमें इतनी बुरी नहीं लगती, मगर अपनी बीवी की बातों में आकर इंसल्ट करते हुए जब इन्होंने अलग होने का कहा ना, तो दिल को चुभी। मैं जानती हूँ इंसानी रवैये किस कदर तकलीफ देते हैं, और कभी कभार यही इंसानी रवैये जख्मों का मरहम भी बनते हैं, मगर जख्मों पर मरहम रखना किसी किसी को आता है। आपके बच्चे हैं न वो, तो अगर मोहब्बत से बात कर लेंगे तो क्या होगा? वो तल्ख लहजे में बोलती जा रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शावेज साकित और जामिद सा उसे देखे जा रहा था। तुम अपना लेक्चर बंद करो और मुझे तुमसे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। कुछ पल के बाद वो फिर से अकड़ते हुए बोला, मुझे आपको सिखाने की जरूरत भी नहीं है, मगर जब तक मैं यहाँ पर हूँ आप जो कुछ मर्जी कर लें, मगर मैं इन बच्चों को माँ का प्यार जरूर दूंगी। वो सर्द लहजे में बोली और फिर जाकर सोफे पे बैठ गई। वो गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर के बाद वो दोबारा बाहर आई तो निदा ने उसे काफ़ी बातें सुनाई, मगर उसने उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। कुछ देर के बाद मारिया उठी तो वो उसकी बुक लेकर खेल खेल में सिखाने लगी और वो खुशी खुशी सब पकड़ रही थी। 2 बजे के करीब जेरिक भी आ गया था। उसने उन दोनों को दोपहर का खाना खिलाया। शाम में जेरिक उसे एक्साइटेड अंदाज में पूरे दिन की रुदात सुना रहा था और फिर वो उसकी डायरी देखने लगी। कल पेरेंट्स मीटिंग है, उसने नोटिस देखते हुए चौंक कर पूछा। ये, और मैम ने डैड को इन्फॉर्म कर दिया होगा और डैड बस फ़ोन पर ही बात करते हैं, कभी नहीं गए। वो आहिस्ता से बोला। कोई बात नहीं, मम्मा जाएंगे ना कल, वो उसके सिल्की बालों को बिखेरते हुए बोली तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। सच में? वो एक्साइटेड लहजे में बोला। ये, वो मुस्कुराकर बोली तो वो उसके गले लग गया और अंदर दाखिल होते शाहवेज ने ये सब सीन हैरानी से देखा। गुड आफ्टरनून डैड, उसने जल्दी से विश किया तो वो सर हिलाता कमरे की जानिब बढ़ गया। फिर जेरिक का ट्यूटर आ गया था तो वो पढ़ने चला गया और वो उठकर कमरे में आई तो शाहवेज माथे को मसलता हुआ सोफे से टेक लगाए नीम दराज था। क्या मैं मम्मा से मिलाऊं? उसने पास जाकर पूछा। तो तुम्हें मुझसे इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? तुम अपनी मर्जी की मालिक हो, जो मन में आए वो करो, वो सपाट लहजे में बोला। मैंने कहा एक बार पूछ लूं, वरना फिर गुस्सा चढ़ जाएगा आपको। और वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, और आपको लगा होगा कि मैं मिडिल क्लास घराने की कोई बेचारी सी लड़की हूं और आपकी हरकत से ज़ेर होकर परेशान होकर एक कोने में बैठी रो रही होंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं बहुत मजबूत हूं।
अच्छा, अगर इतनी मजबूत थी तो रात को मुझे मेरा हक लेने से रोका क्यों नहीं? तुम एक कमजोर लड़की हो, ये तस्लीम कर लो। मैं अभी भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। वो दोनों बाजुओं को जकड़ते हुए उसकी कमर से लगाते हुए चबा चबा कर बोला, मैंने एसाब की मजबूती की बात की है और औरत हमेशा जिस्मानी लिहाज से मर्द से ज़ेर हो सकती, मगर जिस औरत के एसाब मजबूत हों उसको मर्द कभी जहनी तौर पर नहीं हरा सकता। इसे बदतमीजी कहते हैं और मेरी पहली बीवी भी ऐसी ही थी, तुम्हारी जैसी बदजुबान और बदफितरत धोखेबाज बेवफा। वो तनफ्फर भरे लहजी में बोलता जोर से उसके रुखसार पर बाइट कर गया। वो सिसकारी भरती नम आंखों से उसे देखने लगी। मैं इसे बदजुबानी नहीं हक बात कहना कहती हूँ। बदजुबानी तब हो अगर मैं गलत हूँ। आपको क्या लगता है औरत कोई भेड़ बकरी है जिसको जिस तरह हाँकेंगे वो कुछ भी नहीं बोलेगी? आपकी मदर को भी शायद यही लगा था। पूरा दिन उन्होंने मुझे कोसा, मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो मेरी बड़ी हैं। लेकिन जब गलत आप होंगे तो मैं बोलूंगी और आप मुझे रोक नहीं सकते। वो आंखों में आंखें डालकर निडर अंदाज में बोली, बहुत खूब, तुम वाकई मजबूत एसाब की मालिक हो, मगर मैं तुम्हें अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। तुम इस घर से जब जाओगी ना तो पागल बनकर जाओगी। वो उसके चेहरे के करीब चेहरा लाते सर्द लहजे में बोला तो वो एक पल के लिए काम सी गई, मगर उसने चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया। फिर वो उसे एक झटके से पीछे धकेलते हुए वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। मजीद 2 दिन गुजर चुके थे और वो हर रात उस पर सितम ढाता और उसकी सिसकियां सुनकर खुद को पुरसुकून महसूस करना चाहता था, मगर वो लड़की ना तो टूटी थी ना बिखरी थी और उल्टा वो खुद बेसुकून होता जा रहा था। वो आज होटल में बैठा हराम मशरूब को अपने अंदर अंडेल रहा था और वो हर साल इसी दिन खुद को शराब में डबो लेता था। ये वो तारीख थी जब उसकी बीवी जोबिया को उसने किसी गैर मर्द की बाहों में देखा था और तब उसने जब बासपुर्स की तो वो हठ धर्मी से उसके सामने डट गई। वो महज 23 साल का था जब उसने अपनी पसंद से जोबिया से शादी की थी, मगर शादी के कुछ अरसे के बाद ही उसे जोबिया की हरकतें नागवार गुजरने लगी। वो जानबूझकर पार्टी में मुख्तसर लिबास पहनकर जाती, मगर वो इस सब बातों के बावजूद उससे मोहब्बत करता था। फिर जब ज़ैरक हुआ तो खुशी से फूले नहीं समाया, मगर जोबिया के लिए तो वो एक बोझ था। वो दिन रात ज़ैरक के पीछे पीछे रहता था। फिर उसके बाद जब ज़ैरक 4.25 साल का हुआ तो दोबारा से जोबिया प्रेग्नेंट हुई और जोबिया उस बच्चे को गिराना चाहती थी, मगर उसकी धमकियों की वजह से वो गिरा ना सकी और फिर उसने नन्ही सी मारिया को जन्म दिया। वो अपनी बेटी पाकर बहुत खुश था, लेकिन मारिया महज 2 महीने की थी। जब वो अपने फ्लैट पर पहुंचा तो वहां जोबिया किसी और मर्द की बाहों में थी। उसके अंदर जैसे नफरत ही नफरत भर गई। उसने वहीं खड़े खड़े उसे तलाक दे दी। फिर जोबिया जाते जाते उसके दिल में शक पैदा कर गई कि मारिया शायद उसकी बेटी नहीं है। वो मारिया के साथ साथ ज़ैरक से भी दूर होता चला गया और आज 2.5 साल गुजरने के बावजूद वो इस बात को भूला नहीं था। सर, रात काफ़ी हो गई है, आपको घर छोड़ दूं? ड्राइवर ने कहा तो वो बमुश्किल लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकल गया। ड्राइवर उसे घर छोड़कर चला गया। वो लड़खड़ाते हुए बमुश्किल अंदर आया और वहीं सोफे पे मदहोश होकर सो गया। मारिया की सुबह से ही आज तबीयत काफ़ी ख़राब थी और पहले तो हल्का हल्का बुखार था, मगर अब बुखार काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया था, जिसकी वजह से वो नीम बेहोशी में थी। वो कब से उसे ठंडे पानी की पट्टियां कर रही थी, मगर बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। कितनी बार जाकर उसने कमरे में झांका, मगर शावेज अभी तक वापस नहीं आया था और निदा नासिर भी किसी पार्टी में गए थे। फिर एकदम से मारिया के जिस्म को झटके लगने लगे तो वो मतवश अंदाज में बाहर भागी। लाउंज में आई तो शावेज औंधे मुंह सोफे पे सोया था। शावेज, वो उसके कंधे से पकड़कर उसे हिलाने लगी, मगर वो नींद में ही उसका हाथ झटके देकर बड़बड़ाता रुख फेर गया। उसने पास होकर उसे सीधा करना चाहा तो उसके अंदर से अजीब नागवार सी बदबू महसूस हुई। वो लब भेंचकर तासुस से देखती वहां से पलटी और तेजी से अंदर आई तो ज़ैरक रो रहा था और मारिया की हालत बहुत खराब थी। उसने कांपते हाथों से मारिया को गोद में उठाया और ज़ैरक के साथ गेट पे आई तो गार्ड्स उसे देखकर चौंक गए। ड्राइवर कहाँ है? उसने बेचैनी से पूछा। जी, वो तो बड़े साहब और मैडम जी को पार्टी से लेने गया है, गार्ड ने जल्दी से कहा। क्या यहाँ से कोई रिक्शा टैक्सी मिलेगी? उसने लब कुचलते हुए पूछा तो गार्ड ने मुनफी में सर हिला दिया। उसी वक्त बाहर हॉर्न सुनाई दिया। वो जल्दी से बाहर निकली और उस लड़के की मिन्नत की तो वो उसे पीछे बिठाता अस्पताल ले गया। वो जब तक मारिया की तबीयत नहीं संभली वहीं पे था और बमुश्किल मारिया को होश आया था। निदा के झंझोड़ने पे वो हड़बड़ा कर उठा और निदा ने जो उसे बताया वो सुनकर जैसे उसका नशा भी उतर गया था। वो सर थामे बैठे थे
और फिर सुबह फजर के वक्त जाकर साथ वालों का लड़का घर आया तो वो उसे अस्पताल का पूछकर वहां पहुंचे। ज़ेरिक दूसरे बेड पे सो रहा था और वो मारिया के पास बैठी थी। निदा लपक कर पास आई और चटाचट मारिया को चूमने लगी और साथ ही उसका शुक्रिया भी अदा किया, मगर वो उसके बाजू से खींचकर उसे बाहर लाया और जोर से बेंच पे पटकते उसके जबड़े भींचकर उसके चेहरे पे निगाहें गाड़ दी। क्या ताल्लुक है तुम्हारा इस लड़के से? वो बोला भी तो क्या था, वो बेयकीनी से उसे देखने लगी। बहुत अफसोस की बात है कि अपनी बेटी के बारे में एक बार भी आपने नहीं पूछा कि वो कैसी है, और सवाल भी उठा रहे हैं तो मेरे किरदार पर। वो इसका हाथ झटकते गुस्से से बोलते उठकर खड़ी हो गई। मैंने जो सवाल किया है तुम उसका जवाब दो। उस लड़के का तुमसे क्या ताल्लुक था जिसको लेकर तुम आधी रात को यहाँ पर आई थी, वो भी मेरे बच्चों के साथ? वो चीख कर बोला। ठीक है, अगर आपको परवाह नहीं है ना तो मैं भी इस तमाशे का दी एंड कर ही देती हूँ। जब मेरा शौहर यानी इन बच्चों का बाप नशे में धुत लाउंज में पड़ा था और मैं उसे हिलाकर मिन्नत समाजत कर रही थी, आपकी बेटी मरने के करीब है, तो वो टस से मस नहीं हुआ, तो मजबूरन मैंने उस लड़के की मिन्नत की और वो जब तक मारिया की तबीयत नहीं संभली इंसानियत के नाते यहाँ पर मौजूद था। उसका और मेरा इंसानियत का रिश्ता है। मैं समझती थी आपके अंदर से बाप की ही शफकत नहीं है, मगर अफसोस हुआ कि आपके अंदर इंसानियत ही नहीं है। आपसे कम से कम आपका वो हमसाया बेहतर है। वो भी जवाबन चीख कर बोली तो वो साकित सा उसे देखता रहा और फिर उसे छोड़कर वहां बेंच पे बैठ गया। वो उससे जरा फासले पे बैठी सिसकियों से रो रही थी। फिर कुछ देर के बाद वो उठकर कमरे में चली गई। निदा और नासिर साहब ज़ेरिक को लेकर वापस जा चुके थे, मगर मारिया को अभी डॉक्टर ने छुट्टी नहीं दी थी, तो वो दोनों वहीं पर थे। वो दोनों ही चुप थे। वो बेड पे बैठा उसी को देख रहा था जो अपनी बेटी के करहाने पे भी मुस्तरिब होकर उस पर झुककर बार बार माथा चूम रही थी। आई एम सॉरी। कुछ देर के बाद वो पास आकर बमुश्किल बोला तो वो सपाट चेहरे से उसे देखने लगी। 10 बजे के करीब डॉक्टर ने आकर मारिया को चेक किया और फिर उसे मेडिसिन देकर जाने के लिए कहा। वो दोनों मारिया को लेकर घर आ गए। फिर वो बच्चों के रूम में ही मुस्तकिल शिफ्ट हो चुकी थी। उनकी शादी को 1 महीना हो चुका था, मगर दोनों के दरमियान अभी तक एक अजनबियत की दीवार खड़ी थी जो कि उस रात के बाद मजबूत हो गई थी। वो मारिया को सुलाकर गुमसुम सी बैठी थी कि जब ही वो कमरे में आया और उसके पास बैठ गया। मुझे मारिया की माँ ने बताया था कि वो मेरी बेटी नहीं है, और उसके बाद मैं बच्चों से दूर होता चला गया। वो आहिस्ता से बोला और फिर धीरे धीरे अपनी जिंदगी के बारे में बताता चला गया। वो गुमसुम सी उसकी बातें सुन रही थी। उसे पहली बार उस शख्स पर तरस आया। अगर ऐसी ही बात थी तो डीएनए टेस्ट करवा लेते। वो भी छोड़ें, क्या एक बार भी आपने सोचा कि हो सकता है वो औरत आपको जाते जाते बेसुकूनी देना चाहती हो, इसलिए झूठ बोल दिया हो? मुझे तो कहीं से नहीं लगा कि वो आपकी बेटी नहीं है। आपको पता है, इसकी आंखें आप जैसी हैं, इसकी ये भवें आप जैसी हैं खमदार, इसके होंठों का कटाव आप जैसा है। आपने कभी इसे गौर से नहीं देखा कि आपके बेटे से ज़्यादा इसमें आपकी झलक ज़्यादा है। वो औरत सिर्फ और सिर्फ आपको बेसकून करने के लिए ये बात करके गई है, और आपने ऐसा ही किया। इसकी एक बेफ़ायदा बेमानी बात की वजह से अपनी ज़िंदगी के इतने साल ज़ाया किए और अपने बच्चों को भी खुद से दूर कर दिया। चले एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि वो आपकी बेटी नहीं है, लेकिन एक इंसान होने के नाते एक बार सोचें तो सही, उस बच्ची का क्या कसूर है? मगर अफसोस, आपने उस औरत की नफ़रत में अपने बच्चों तक को नहीं छोड़ा। वो अफसोस भरे लहजे में बोली तो वो कर्ब से आंखें मींच गया। मैं चाहकर भी इस धोखे से उभर नहीं पाया। मैं ऐसा नहीं था, मगर उसने मुझे ऐसा बना दिया और मैंने अपनी ज़िंदगी को वहीं पर रोक दिया और इस हादसे से उभर नहीं पाया। वो नम लहजे में बोला। तो कैसे उभरते जब आपने कोशिश ही नहीं की? जिंदगी दूसरों के लिए जीने लगे तो बहुत पुरसुकून होती है। एक बार खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना सीख लें, फिर देखें कि आपके दिल के जख्म भी भर जाएंगे और आप इस हादसे को भी भूलने लगेंगे। नफ़रत कोई इतनी लाजिम नहीं होती कि उसकी वजह से आप अपने ऊपर खुशियों को हराम करते हैं। नफ़रत एक बेमानी और बेफ़ायदा चीज़ है जिसे अगर हम चाहें तो दिल से निकाल सकते हैं। ये नफ़रत ही है जो हमारी सारी खुशियों को खा जाती है। वो संजीदगी से बोली तो वो उसे गहरी निगाहों से देखते हुए सर झुका गया। अगले दिन वो सुबह उठा और सीधा बच्चों के कमरे में आया तो वो ज़ेरिक को टाई पहना रही थी। गुड मॉर्निंग डैड, ज़ेरिक ने हैरत से देखते हुए उसे विश किया। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, वो उसके माथे पर बोसा देते हुए बोला तो उसकी आंखों की हैरत खुशी में बदल गई और वो दिल ही दिल में शर्मिंदा सा हो गया। फिर उसने सोई हुई मारिया को चटाचट चूमा तो वो नींद में मुंह बसोड़ने लगी। क्या कर रहे हैं आप? वो बड़ी मुश्किल से अभी सोई है। जमील ने उसे टोका तो वो पीछे हट गया।
चलो जल्दी आ जाओ, आज बाप बेटा इकट्ठे नाश्ता करते हैं और फिर मैं स्कूल छोड़ देता हूँ, वो ज़रेक से बोला। और फिर वो दोनों बाहर निकल गए। वो भी उनके पीछे ही बाहर आ गई और उन दोनों को नाश्ता दिया। वो ज़रेक से बातें करते हुए नाश्ता कर रहा था। फिर वो ज़रेक को स्कूल छोड़ने गया और पॉकेट से पैसे निकालकर उसकी पॉकेट में डाले। किसी किस्म का जंक फूड मत खाना, ओके? वो उसके रुखसार को थपथपाकर बोला तो वो उसके गले लग गया। थैंक यू डैड, वो नम लहजे में बोला तो शावेज की आंखों में भी नमी तैरने लगी और दिल ही दिल में वो खुद को कोसने लगा कि उसने कितनी छोटी छोटी खुशियों को इस नफरत में जलते खो दिया था। फिर वो वहीं से होटल चला गया। दोपहर में जब वो घर आया तो वो बच्चों के साथ खेल रही थी। वो मारिया को गोद में उठाकर प्यार करता सोफे पे बैठ गया। फिर काफी देर तक वो बच्चों के साथ वहीं पर रहा, मगर निगाहें उस दुश्मन जां पर भी अटकी थीं जो कि उस पर एक निगाह भी नहीं डालती थी। फिर कुछ देर के बाद ज़रेक ने अचानक से कहा, डैड आपको पता है हमें छुट्टियां हो रही हैं और पता है सब बच्चे कह रहे थे कि उनको अपनी नानों के घर जाना है, मगर मेरी तो नानो ही नहीं है। ज़रेक अफसुर्दा लहजे में बोला, क्यों नहीं? आपकी नानो बिल्कुल है और हम कल आपकी नानो के यहाँ जाएंगे। वो जमल की तरफ देखते हुए बोला जो चौंक कर उसे देख रही थी। अगले दिन वो उन्हें लेकर जमल के घर पहुंचा तो सकीना ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया था और उसकी भाभी और भाई भी वहां मौजूद थे। जमल ने एक दिन पहले ही सकीना को सारी सच्चाई बता दी थी, तो इसीलिए सकीना ने इस बात पर रिएक्ट नहीं किया था। मगर जमल की भाभी को वहीं पर मालूम हुआ था, तो वो तंज़िया अंदाज में उसे देखने लगी। अच्छा, मैं भी कहूँ इतने अमीर शख्स ने शादी का फ़ैसला क्यों किया इससे? मतलब तलाक याफ्ता था इसलिए तुमसे शादी की, यानी बच्चों के लिए आया चाहिए थी। जमल की भाभी ने कड़वे लहजे में कहा तो शावेज ने नागवारी से उस औरत को देखा। माफ़ कीजिएगा भाभी, जमल आया नहीं, मेरे घर की मालकन है और मेरे बच्चों की माँ है, और हाँ बहुत जल्द मैं अपनी जायदाद में से 50% इसके नाम करने वाला हूँ, ताकि कभी भी उसे इनसिक्योरिटी फील ना हो। आपको शायद मालूम नहीं, मेरे बच्चों की माँ ने उन्हें यूं ही छोड़ दिया था और जमल ने उन्हें बताया कि माँ का प्यार क्या होता है और ममता क्या है, और मेरे बच्चों की माँ होने के नाते वो मेरे बच्चों के फैसले वैसे ही ले सकती है जैसे मैं ले सकता हूँ। वो जमल की तरफ मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए बोला तो सकीना की आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे। हाँ बेटे, मुझे पता है जमल ने बताया था कि बच्चे बहुत मोहब्बत करते हैं। और फिर क्या हुआ, आप शादीशुदा थे? असल तो इज़्ज़त व एहतराम का रिश्ता होता है और उसमें छोटी मोटी खामियों को इग्नोर कर दिया जाता है। सकीना ने अपनी चादर से आंसू साफ करते हुए कहा। फिर कुछ देर बैठने के बाद वो वापसी के लिए उठा। डैड, हम नानों के घर रह नहीं सकते क्या? ज़ेरिक ने पूछा। बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन आज वापस जाते हैं, फिर किसी दिन आ जाइएगा पूरी तैयारी के साथ। वो बोला तो ज़ेरिक का चेहरा खिल उठा था। फिर वो लोग इजाज़त लेकर घर के लिए निकल गए। घर पहुंचे और शावेज कपड़े चेंज करने के लिए कमरे में आ गया और कुछ देर वो टॉक शो देखता रहा। फिर उठकर वो बच्चों के कमरे में आया तो बच्चे सोए हुए थे और जमल मारिया के साथ उसके बेड पे सो रही थी। वो चलता हुआ उसके पास आया और बैठकर किनारे पर टिकते दोनों हाथ दाएं बाएं रखे उसके चेहरे पर झुका और आहिस्ता से उसके रुखसार को लबों से छुआ तो वो नींद में ही कसमसाकर सीधी हो गई। वो मोहब्बत पाश निगाहों से देखता उसके चेहरे के हर नक्श पर अपने लब रखता चला गया। उसकी बढ़ती शिद्दत से वो हड़बड़ाकर उठी थी और उसे अपने करीब देकर उसकी आंखें पट से खुल गईं। उठकर कमरे में चलोगी या उठाकर लेकर जाऊं? वो उसकी नाक को लबों से छूते हुए गंभीर लहजे में बोला। क्यों जाऊं आपके कमरे में? अब लगते क्या हैं मेरे? तुम्हारे इन शैतान बच्चों का बाप हूँ। जितना प्यार इनको देती हो इसका 50% अब इनके मासूम से बाप को भी दे दो। वो अपना निचला लब दांतों तले दबाते हुए बोला। मुझे कोई शौक नहीं है, आप जाइए यहाँ से, मुझे नींद आई है। वो कहते हुए करवट बदलती मारिया से लिपटकर आंखें मूंद गई। वो कुछ पल उसे देखता रहा और फिर उस थोड़ी सी जगह पे उसके साथ लेटता उसे गले लगा गया। उसकी हरकत पर वो सटपटाकर उसे पीछे को धकेलने लगी तो वो उसकी कमर में हाथ डालते उसे खुद पे गिराते हुए उसके गाल पे दांत काट गया। वो सटपटाकर खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी मगर उसकी शिद्दत बढ़ती जा रही थी। फिर जैसे ही उसने छोड़ा तो वो उसके सीने पर सर रख गई। वो उसके गिर्द बाहों का हिसार बनाते आंखें मूंद गया। छोड़े मुझे, ज़ेरिक उठा तो क्या सोचेगा? वो चिढ़कर बोली। इसीलिए तो कह रहा हूँ चलो मेरे साथ कमरे में, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी शिद्दत से चाह कर रहा है। वो उसके माथे पर नरमी से लब रखते हुए आहिस्ता लहजे में बोला। मुझे कहीं नहीं जाना, और आपकी चाहत कब से बनने लगी मैं? आपको तो सिर्फ मुझसे हवस पूरी करनी थी और इंतकाम लेना था। एकदम से आप मुझ पे मेहरबान क्यों होने लगे हैं? यहाँ तक कि मेरे अपनों के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है मेरी जान। यार सच में तुम्हें दिलो जान से चाहने लगा हूँ। वो संजीदगी से उसकी आंखों में देखते हुए बोला। मुझे आपकी बातों पर रत्ती भर भरोसा नहीं,
और जो कुछ आपने मेरे साथ कर चुके हैं उसके बाद मुझसे ये बात कहेंगे तो आपको लगता है कि मैं आप पर भरोसा करूंगी? हमारा रिश्ता अब जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए, क्योंकि आप मेरी निगाहों से उसी दिन गिर गए जिस दिन आपने मुझ पर शक किया, मेरे किरदार को मशकूक करना चाहा, लोगों के सामने मेरा तमाशा बनाया। और जो इंसान निगाहों से गिर जाए ना, वो इंसान दिल से भी उतर जाता है। वो भी उसकी आंखों में आंखें डाले बोली, यार ऐसे मत बोलो, मेरी धड़कन रुक जाएगी तुम्हारी नफ़रत के ख्याल से। मैंने जो भी उस दिन किया, हाँ बहुत गलत किया, लेकिन तुम ही बताओ, एक शख्स जो पहले से धोखा खा चुका हो वो दोबारा से एतबार कैसे करे? डर गया था यार, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। वो उसके माथे से माथा टिकाए बोला और उसकी आंखों के किनारे से आंसू गिर रहे थे। वो खुद भी रो रही थी। वो उसे पहलू में गिराते नरमी से उसके आंसुओं को अपने लबों पर चुनने लगा। फिर वो आहिस्ता से उठा और कमरे से निकल गया। पूरी रात वो एक पल के लिए सो नहीं पाया था। अगली सुबह वो रूटीन के मुताबिक सारे काम निपटाने के बाद होटल पहुंचा। पूरा दिन उसका यूं ही गुजरा था। वो रात को आज काफ़ी लेट घर आया और उसकी तबीयत भी कुछ बोझन सी थी। वो अपनी कनपट्टियों को मसलते हुए लाउंज में ही बैठ गया। क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? पास ही उस दुश्मने जां की आवाज़ सुनाई दी तो उसने अपनी दुखते हुई आंखों को दबाकर उसकी तरफ देखा। जुमल उसकी सुर्ख आंखों को देखकर धक से रह गई। कुछ नहीं, वो हल्का सा बुखार था, मेडिसिन लूँगा ठीक हो जाएगा। वो बोलता हुआ उठ के खड़ा हुआ और एकदम से आंखों के सामने अंधेरा छाया और वो लड़खड़ाया तो वो जल्दी से उसको थाम गई, मगर एकदम से जैसे उसे झटका लगा, क्योंकि उसका जिस्म आग की मानिंद तप रहा था। वो बमुश्किल चल रहा था और जुमल बेचैन सी उंगलियां चटखाती उसे जाते हुए देख रही थी। फिर वो किचन की तरफ बढ़ी और उसके लिए जूस और मेडिसिन लेकर उसके कमरे में आई तो वो शूज़ समेत ही औंधे मुंह बेड पर लेटा था। ट्रे साइड टेबल पर रखती उस पर झुकते हुए उसे पुकारने लगी तो वो बमुश्किल आंखें खोलकर उसे देखने लगा। फिर वो झुककर उसके शूज़ उतारती उसको उठाकर जूस पिलाने लगी। वो चुपचाप उसके हाथों से जूस पी रहा था। ये लें, मेडिसिन खा लें, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, वो संजीदगी से बोली। मुझे नहीं खानी। क्यों, वजह? उसकी बात पर चिढ़कर बोली, क्योंकि मुझे ठीक नहीं होना, अगर ठीक हो गया तो तुम मेरे पास से चली जाओगी। वो उसका हाथ अपने सीने पर रखते हुए मदहोश लहजे में बोला। लगता है बुखार का असर दिमाग पर हो गया है, वो दांत पीस कर बोली। नहीं, ये तो मोहब्बत का असर है। तुम्हारी मोहब्बत ने मेरे दिल को इस कदर तुम्हारा असीर कर दिया है कि तुम्हारी बेरुखी मुझे मार रही है। वो उसके माथे से माथा टिकाए बमुश्किल बोल पा रहा था और उसकी बात पर उसकी धड़कन तेज हो गई। अच्छा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, प्लीज़ मेडिसिन खाने, वो अपने कानों में सुनती धड़कन को बमुश्किल संभालते हुए बोली। वादा? वो अपनी हथेली फैलाकर बोला तो उसने अपना नर्मो नाजुक हाथ उसके हाथ में रख दिया। वो हल्का सा दबाकर उसे लबों से लगाता चुपचाप मेडिसिन लेकर लेट गया। वो उसके पास बैठकर उसका सर दबाने लगी। कुछ देर में वो गहरी नींद में जा चुका था, मगर हाथ अभी भी उसका मजबूती से थामे अपने सीने पर रखे हुए था, गोया अगर छोड़ा तो कहीं वो भाग ना जाए। वो गहरा सांस भरती हुई उसके बराबर में ही लेट गई। रात की आखिरी पहर प्यास की शिद्दत से शावेज की आंख खुली तो अपने करीब उस दुश्मन जां को देखकर जैसे सांसें थम गईं और वो बेख्तियार गर्दन में मुंह छुपाता शिद्दतें बरसाने लगा। उसके शिद्दतों से वो हड़बड़ा कर उठी थी और उसके सीने पर हाथ रखते उसे पीछे धकेलने लगी, मगर वो उसके दोनों हाथों को जकड़कर उस पर मजीद झुक गया। फिर कुछ देर के बाद वो उसे छोड़ता पीछे हुआ तो वो खशमगीन निगाहों से देखती उठकर अपने बाल समेटने लगी, मगर वो उसका हाथ पकड़ते नफ़ी में सर हिलाते उसके हाथ से कैचर लेकर साइड टेबल पर रखती। वो उसकी बढ़ती गुस्ताखियों से मदहोश होने लगी। सर, बच्चे उठ जाएंगे, मुझे जाकर उन्हें देखना है, वो आहिस्ता से बोली तो शावेज ने सर उठाकर उसे संजीदगी से देखा। सर क्या होता है? शावेज, बोला करो मुझे बीवी, वो उसके नाक पे बोसा देते हुए बोला। मगर आपने तो कहा था कि आपको सर बोलूं, वो मुंह बनाकर बोली। तब अगर मैंने कहा था तो अब भी मैं ही कह रहा हूँ बीवी, और तुम इतनी बातें क्यों करती हो? मुझे मेरा काम करने दो, वो कहते हुए उस पे झुकता अपनी शिद्दतें बरसाने लगा। शाहवेज, आपकी तबीयत नहीं ठीक, आपको आराम की ज़रूरत है, अपनी धड़कनों को संभालते हुए बोली। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और तुम पास रहोगी ना तो ठीक ही रहूंगा, वो गंभीर अंदाज में बोलता उस पे अपना हक जताता चला गया और वो पूरी रजामंदी से उसे खुद सपुर्दगी दे चुकी थी। फिर सुबह जब आंख खुली तो वो हड़बड़ा कर उठी। क्या यार बीवी, सुबह सुबह करंट मार रही हो? वो नींद में बोलता उसे खींचकर फिर से अपनी बाहों में भर गया। छोड़िए मुझे, 7 बज गए हैं, मुझे बच्चों को उठाना है और आपकी वजह से मेरी नमाज भी रह गई है, वो झुंझलाकर बोली तो वो उठकर उसके माथे पर बोसा देते उसे मोहब्बत पाश निगाहों से देखने लगा। बीवी, मैं क्या कह रहा हूँ, आज बच्चों को छुट्टी करवा देते हैं और अपना रोमांस फिर से। खबरदार, अगर आपने ऐसा सोचा भी तो
पूरी रात जी नहीं भरा, वो बेख्तियारी में बोली, मगर फिर जल्दी से अपने दांतों तले जुबान दबाती वो उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। तुमसे जी कैसे भर सकता है मेरी जानम? अरे तुम जी भरने वाली चीज हो क्या? तुम तो मदहोश कर देने वाली चीज हो, वो खमार आलूद लहजे में बोला। अच्छा बस कर दीजिए, इस उम्र में रोमांस अच्छा नहीं लगता, वो मुंह बनाकर बोली तो उसने आंखें सकेड़कर उसे देखा। मतलब क्या है इस उम्र से? तुम्हारे नजदीक में बूढ़ा हो गया हूं, वो खशमगीन निगाहों से देखते हुए बोला। तो क्या नहीं है, हमारा बेटा 1-2 साल तक आपके बराबर खड़ा हो जाएगा, और मैं तो आपसे इतनी छोटी हूं, वो मुंह बनाकर बोली। तो वो मोहब्बत पाश निगाहों से उसे देखते मुस्कुरा दिया। फिर वो जल्दी से उठकर फ्रेश होने चली गई। वो मुस्कुराते हुए उसी के मुतल्लिक सोचते आंखें मूंद गया। 1 साल के बाद हॉस्पिटल के कॉरिडोर में वो इधर उधर घूमते हुए अपनी जान हलकान कर रहा था। कुछ देर के बाद लेबर रूम से नर्स बाहर आई। मुबारक हो, बेटा हुआ है, उसने पास आकर कहा तो वो नम आंखों से मुस्कुरा दिया। वाओ डैड, मैं बड़ा भैया बन गया, ज़ेरेक ने एक्साइटेड अंदाज में कहा तो वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। कुछ देर के बाद जुमल को रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। वो बेटे को बाहों में भरे उसके पास आया तो वो मुस्कुरा दी। फिर उसने ज़ेरेक को उसे थमाया और वो गोद में लिए उससे बातें कर रहा था, और मारिया भी मुंह बसोड़ती उसे झोली में डालने को कह रही थी। वो दोनों नम आंखों से अपनी ज़िंदगी की बहारों को देखने लगे। थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आकर इतनी खुशियाँ देने के लिए, मेरी ख़िज़ा की रातों को बहारों में तब्दील कर देने के लिए, वो उसकी पेशानी पर बोसा देते नम लहजे में बोला। तो वो मुस्कुराती हुई उसके हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाए उसके कंधे पर सर रखते आंखें मूंद गई।